आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विकास। तो आज हम लोग विकास के बारे में जानेंगे कि आप लोगों को विकास में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है विकास। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि विकास के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जो देखिएगा, अब हम लोग देखेंगे कि विकास है क्या और कैसे इसे पूर्ण किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरू करेंगे हम लोग। अच्छे से समझिएगा सभी लोग। कहता है कि आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन जीने के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा और समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है और शांति सुख नहीं खरीदे जा सकते। मतलब ये कहना चाहता है कि आय तो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है ही। आय के साथ साथ अगर कोई मनुष्य अपना बेहतर जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए परिवार ज़रूरी है, रोजगार ज़रूरी है, मित्रता भी ज़रूरी है, सुरक्षा और समानता की भावना भी बहुत ज़रूरी है, शांतिपूर्ण माहौल भी वहाँ का बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी क्या हैं, आपके आय के अतिरिक्त आपके जीवन में पाए जाने वाले वस्तुएं हैं, जिन्हें आप अच्छे से ग्रहण करना चाहते हैं या सभी लोग इसी को अपनाना चाहते हैं। क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती है, जो भी मतलब खाने पीने की वस्तुएं हो या फिर जो भी भौतिक वस्तुएं आते हैं वो सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास के बारे में कि यह आर्थिक विकास क्या है। जो देखिएगा, तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। अर्थात आर्थिक विकास उसे कहेंगे जिसमें किसी भी मनुष्य के या किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय को बढ़ने में काफ़ी समय लगता है। आय या आर्थिक विकास आप ये भी बोल सकते हैं कि जिसने आर्थिक रूप से विकास किया हो उसे आर्थिक विकास कहेंगे। उसको ये विकास होने में अर्थात आर्थिक विकास होने में लंबी समय लग जाती है। अब देखिएगा, हमारे जीवन में आर्थिक विकास की साक्षरता की अनिवार्यता क्यों, अर्थात हमारे विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि इससे ज्ञान और दक्षता की प्राप्ति होती है, अर्थात आपको ज्ञान बढ़ेंगे। दूसरा, जब आपको ज्ञान बढ़ेंगे तो रोजगार स्तर बढ़ेगा। तीसरा, नई तकनीकों का प्रयोग और स्तर बढ़ेगा। चौथा, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और पांचवा है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो सवाल ये आएगा कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। तो आपको लिखना है कि आर्थिक विकास के लिए साक्षरता इसलिए अनिवार्य है कि पॉइंट नंबर 1, इससे ज्ञान और दक्षता की वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 2, इससे रोजगार स्तर में वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 3, नई तकनीकों का प्रयोग और स्तर बढ़ता है, अर्थात लेवल बढ़ता है टेक्निक का। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है, मतलब वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट है, नए नए उद्योग को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एक देश की आय क्या है, अर्थात आय किसे कहते हैं। तो किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है, अर्थात किसी देश में रह रहे सभी देशवासियों की जो आय होती है वही एक देश की आय कहलाती है, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक देश की आय क्या है। सवाल आएगा तो आपको लिखना है कि किसी भी देश की आय उस देश के जो सभी निवासियों की आय होती है वही उस देश की आय होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देश के मध्य विकास को नापने वाले कारक क्या क्या हैं। जो देखेंगे, कहता है देश के मध्य विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है।
अर्थात आप किसी देश को विकास तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उस देश की औसत आय, सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म और मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि वहाँ के मानक प्रयोग में नहीं हुआ। अर्थात इन क्षेत्रों में हर प्रकार से अगर देश सही रूप से विकसित किया है तब उन्हें कहेंगे कि देश का विकास हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या है जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देश की औसत आय की गणना कैसे करेंगे जो देखेंगे। तो देश की औसत आय गणना करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे जो देखेंगे अभी थोड़ी समय में। देश की गणना की आय करने के लिए हम लोग देखते क्या क्या है जो प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। अर्थात किसी भी देश की जो औसत आय होती है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसे डॉलर कहते हैं, उसके तुलना में मापा जाता है कि उस देश की औसत आय क्या है। अर्थात किसी भी देश की जो आय होती है वो डॉलर से तुलना किया जाता है कि डॉलर में उस देश की आय कितनी है। एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तो देखेंगे हम लोग विकसित देश और विकासशील देश में क्या क्या विशेषताएं हैं जो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विकसित देश के बारे में देखेंगे। विकसित देश में पहला पॉइंट नई तकनीक और विकसित उद्योग होना चाहिए। दूसरा, उच्च स्तरीय रहन सहन होना चाहिए। तीसरा, उच्च प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए। चौथा, साक्षरता दर उच्च होना चाहिए। पाँचवा, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर होनी चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके किसी भी देश को विकसित होने का दर्जा दिया जाता है कि अगर उस देश की तकनीकी और विकसित उद्योग अच्छे हैं, उच्च स्तरीय रहन सहन हो वहाँ का, उच्च प्रति व्यक्ति आय हो, साक्षरता दर ऊंच हो और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर हो, अर्थात जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण हो, तो ऐसे देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब विकसित देश में क्या क्या है जो देखिए, मतलब विकासशील देश में क्या क्या होते हैं जो देखिएगा। तो विकासशील देश के बारे में हम लोग देखेंगे। कहता है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जो देश होते हैं उन्हें विकासशील देश बोलेंगे। इनका निम्न प्रति व्यक्ति आय होगा, साक्षरता दर निम्न होगा अर्थात कम होगा, सामान्य रहन सहन होंगे, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होगा अर्थात मरने वालों की संख्या अधिक होंगी। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक नियोजन क्या है जिसके बारे में। तो देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही आर्थिक विकास कहलाता है। कहता है देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब हुआ आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं तो किसी भी देश के जो भी वहाँ का साधन है उससे लाभ उठा करके उस देश को विकास करना ही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों तथा विदेशी के आयों को जोड़कर जो कुल आय प्राप्त होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेश से प्राप्त आय के जोड़ों को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है जो अब हम लोग देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो आपको मान प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सवाल ये था, प्रश्न आएगा कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फिर भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $6700 में 6700 प्रति वर्ष थी। 6700 प्रति वर्ष थी, अर्थात प्रति व्यक्ति होगी, यहाँ प्रति वर्ष नहीं प्रति व्यक्ति होगी।
शिशु मृत्यु दर क्या है जिसके बारे में देखेंगे। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों के अनुपात को ही शिशु मृत्यु दर कहते हैं। अर्थात वैसे बच्चे जो किसी 1 वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष के अंदर कितने बच्चे मर गए, और इसी मरने की दर को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही साक्षरता दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत निकालना ही निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। कहता 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निकालना ही निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। फिर हम लोग देखेंगे BMI क्या है जिसके बारे में। तो ये BMI को देखेंगे हम लोग, BMI को समझेंगे कि ये BMI क्या है। ये BMI कहता शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। फिर समझिएगा, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि यह 18.5 से कम हो तो व्यक्ति कुपोषित है, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है जो नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है जिसके बारे में। आय और अन्य कारकों की, यहाँ से देखेंगे हम लोग, आय और अन्य कारकों की समाकेतिक सूची। इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात देशों को उसकी गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। इसमें देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। अर्थात ये हुआ कि जो मानव विकास सूचकांक है वो किसी देश की उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत करने वाली एक विकास सूचकांक है। यह विभिन्न देशों में विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का मापदंड है। अर्थात इससे किसी देश का विकास का पता चलता है। इसमें देश की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है जो देखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक की गणना में भारत 136वें स्थान पर है। सोच लो कितने पीछे हैं हम लोग। विकास की धारणीयता समझेंगे कि ये विकास की धारणीयता क्या है। विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखने की प्रक्रिया ही विकास की धारणीयता कहलाता है। अर्थात विकास धारणीयता में यह बताया जाता है कि आप बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास कर रहे हैं तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विकास होगा उसी को विकास की धारणीयता कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लें, फिर है विकास की धारणीयता की विशेषताएं क्या हैं जो देखेंगे। तो विकास की धारणीयता की विशेषताओं में हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहला है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। दूसरा, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होगा। तीसरा, वैकल्पिक साधनों को ढूंढने में मदद मिलेगी। और चौथा, संसाधनों के पुनः उपयोग और चक्रीय प्रक्रिया को भी बढ़ावा देना होगा। अब हम लोग देखेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या है। तो भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अर्थात वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों
का उपयोग कर सकते हैं। जैसे में उदाहरण में हम लोग देख लें, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भूमिगत उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। इन संसाधनों को धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, अर्थात वैसे संसाधन जो एक बार ख़त्म हो जाए तो पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उससे संसाधन को हम लोग गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए, तो हम लोग आज क्लास 10th का अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था विकास ख़त्म किए। इसे आप अच्छे से सुनकर, देखकर और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें अगर अच्छी लगे पढ़ने में। तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।